मैं विकास शिक्षा ओशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, हम भारत के भूगोल को पढ़ रहे थे। भारत के भूगोल की मेगा सीरीज के तहत 7 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, 7 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। जिन साथियों ने अभी तक 7 पार्ट्स नहीं देखे हैं, यानी उसमें से कोई सा भी एक भी पार्ट नहीं देखा है, तो मेरे साथियों आप सभी लोग शिक्षा ओशन के प्लेटफॉर्म पर जाकर उन सारे पार्ट्स को देखिए जिनमें हमने भारत के भूगोल को एमसीक्यूज के माध्यम से चर्चा पर रखा है। आज की जो हमारी क्लास रहेगी, यह क्लास रहेगी 8वीं क्लास। तो जो नए साथी हैं वे सभी लोग शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मेरे साथियों, शिक्षा ओशन का फेसबुक पेज जो है हमने क्रिएट किया है फेसबुक पर, तो उसकी लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से प्राप्त होगी। तो साथियों, आप सभी लोग उस लिंक पर जाकर हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। इसके अलावा मेरे साथियों, शिक्षा ओशन का इंस्टाग्राम चैनल भी है। तो इंस्टाग्राम चैनल के लिए आप सभी लोगों को हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर जाना है और उस इंस्टाग्राम को फॉलो करना है। इसके अलावा साथियों, वर्तमान में टेलीग्राम जो प्लेटफॉर्म है, ये स्टडी मटेरियल के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और इसी के तहत हमने हमारा शिक्षा ओशन का एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है टेलीग्राम पर। तो इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम के लिंक है, उस लिंक पर जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल प्राप्त होगा। इसके अलावा साथियों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको हमारे शिक्षा ओशन के ब्लॉग की लिंक भी प्राप्त हो जाएगी। उस ब्लॉग पर जाकर आप हमारे पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इंडियन ज्योग्राफी की जो मेगा सीरीज है, इसका पीडीएफ आप लोगों को इस पूरी मेगा सीरीज के लास्ट तक प्राप्त करवा दिया जाएगा। यानी आपको इस पूरी मेगा सीरीज का पीडीएफ एक साथ मिलेगा, जो कि प्राप्त होगा आपको हमारे ब्लॉग पर। तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उस लिंक पर जाके ज़रूर विजिट कीजिएगा। और साथ ही में साथियों, आपको यह पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर भी प्राप्त हो जाएगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो चले जी, आज हमारे क्लास शुरू करते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले आप सभी लोग आज की क्लास को लाइक कर दीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिए। अब देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, ठीक है, और इस पूरी मेगा सीरीज का 141वां प्रश्न, और आप सभी लोग उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो पहला प्रश्न, भारत में किस राज्य द्वारा रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है? क्वेश्चन क्या है कि भारत में किस राज्य के द्वारा रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है? ऑप्शन है असम, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। मेरे साथियों, वर्तमान में रबड़ जो है यह मानव की एक आधारभूत आवश्यकता या आधारभूत वस्तु बन चुकी है। इस रबड़ से अनेकों वस्तुओं का निर्माण होता है और ये जो प्राकृतिक रबड़ होता है, इसके पेड़ होते हैं, याद रखिएगा, इसके ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं और उन पेड़ों के दूध से रबड़ का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो रबड़ की भी खेती होती है मेरे साथियों। तो अब प्रश्न ये है कि सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन कहाँ पर किया जाता है, कौन से राज्य में किया जाता है? अगर आप सभी को में से किसी भी व्यक्ति को इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात है या आपको ऐसा लगता है कि सर ये राज्य हो सकता है, तो बेझिझक आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग इसका ऑप्शन दे सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है साथियों असम, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो मेरे साथियों, इसका जो सही जो उत्तर होगा वो सही उत्तर है केरल। भारत में केरल में सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन किया जाता है और मैं आपको बता दूं, भारत में केरल में लगभग 90% रबर का उत्पादन होता है। यानी जो भारत में, पूरे भारत में जो रबर का उत्पादन होता है, उसका 90% रबर का उत्पादन सिर्फ और सिर्फ केरल राज्य में किया जाता है। ठीक है, रबर का जो उत्पादन है, ठीक है, लगभग केरल में अगर हम बात करें तो केरल में लगभग 5.45 लाख हेक्टेयर की भूमि में किया जाता है। इनकी जो रबर की जो खेती की जो भूमि है, लगभग 5.45 लाख हेक्टेयर भूमि के अंतर्गत आती है। इतने बड़े पैमाने पर केरल में आपके रबर की खेती होती है और रबर की खेती के तहत 90% रबर का उत्पादन केवल सिर्फ और सिर्फ आपका केरल करता है। ठीक है साथियों, तो प्रश्न क्रमांक 141 का सही उत्तर हो जाएगा बी वाला, यानी केरल। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न क्रमांक 142। प्रश्न क्रमांक 142,
पवन ऊर्जा तकनीक केंद्र किस स्थान पर स्थित है? पवन ऊर्जा तकनीक केंद्र, आप सबको पता है साथियों कि वर्तमान में जो पूरा विश्व है और विश्व में भी जो भारत है, ये नवीनीकरण ऊर्जा की तरफ आगे बढ़ रहा है, एक स्वच्छ ऊर्जा की तरफ आगे बढ़ रहा है और परंपरागत ऊर्जा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यानी हम ऐसी ऊर्जा का निर्माण करना चाहते हैं जिससे आपके प्रदूषण कम से कम हो, और उसमें से सबसे अच्छा जो ऊर्जा है वह पवन ऊर्जा है, जिसमें से हमारी जो पवन है, हवा है, इस पवन के माध्यम से हम बिजली का निर्माण करते हैं। पवन में जो ऊर्जा है उसका हम यूज़ करते हैं और इस के कारण आपके किसी भी प्रकार से प्रदूषण नहीं फैलता है। ठीक है, और आपने आस पड़ोस में देखे होंगे साथियों की विंड सिस्टम लगे हुए होते हैं, पवन चक्कियां लगी होती हैं और बड़े पैमाने पर भारत सरकार इन पवन चक्कियों का निर्माण कर रही है तथा इसको जगह जगह पर लगा रही है जिससे कि पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जा सके। ठीक है, तो इसी से संबंधित प्रश्न हमसे ये पूछा गया है कि साथियों की पवन ऊर्जा तकनीकी केंद्र, क्योंकि वर्तमान में पवन चक्कियों का बोलबाला ज़्यादा है, यानी ये चीज़ हाईलाइट ज़्यादा है, तो इससे संबंधित परीक्षा में प्रश्न ये भी आ सकता है कि भैया इसकी तकनीकी केंद्र कहाँ स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन है हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, ठीक है, या कोच्चि। ठीक है, इनमें से इसका सही उत्तर क्या है? तो साथियों मैं आपको बता दूं कि पवन ऊर्जा तकनीकी जो केंद्र है यह स्थित है आपका चेन्नई में। कहाँ स्थित है? चेन्नई में, याद रखिएगा। ठीक है, चेन्नई में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष अगर मैं आप लोगों के सामने रखूं तो इसकी स्थापना वर्ष 1998 99 को की गई थी। ठीक है, तमिलनाडु के चेन्नई में इसकी तकनीकी स्थापना की गई थी, जिसके तहत आपके जो पवन चक्कियों से संबंधित या पवन ऊर्जा से संबंधित जितनी भी तकनीक होती हैं उस तकनीक का निर्माण करना, ठीक है, उस तकनीक को बढ़ाना तथा उस तकनीक का विकास करना, ये समस्त कार्य इस संस्था के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है मेरे साथियों, तो प्रश्न क्रमांक 142 का सही उत्तर हो जाएगा चेन्नई। क्या राइट आंसर है दोस्तों? चेन्नई। ठीक साथियों, अब आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 143। प्रश्न क्रमांक 143 पर अगर हम चलें और आज की क्लास का ये तीसरा प्रश्न है। प्रश्न है भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कब लॉन्च की गई थी? यानी भारत की पहली, ठीक है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, मतलब कि भारत की पहली की बात करना है। ठीक है, आप लोगों ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का नाम तो सुना ही होगा। इसका तात्पर्य बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का मतलब ये होता है कि नदी के ऊपर कोई एक परियोजना है, ठीक है, और उस नाम उसके आगे लिखा जाता है बहुउद्देशीय। इसका मतलब होता है कि ये जो परियोजना है ये अनेक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। जैसे कि किसी नदी पर बांध बनाया जाता है, ठीक है, तो इस बांध को एक परियोजना का नाम दे दिया जाता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, पहली चीज बांध बनाकर आप बाढ़ की सिचुएशन को कम कर सकते हो। ठीक है, बांध बना दिया गया नदी पर, तो इससे क्या होगा कि बरसात में नदी में जो बाढ़ आती है उसकी परिस्थितियां कम हो जाती हैं। तो पहला उद्देश्य हो गया। दूसरा ये है कि आपके बांध बनाकर जल का संचय करना, जल का संचय के माध्यम से उस बांध के आसपास का जो क्षेत्र है उसका वाटर लेवल ऊपर आ जाए, यानी वाटर लेवल क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो दूसरा उद्देश्य ये हो गया। तीसरा इसका उद्देश्य होता है कि बांध बनाकर आपके नहरों के माध्यम से सिंचाई करना। ठीक है, चौथा उद्देश्य हो जाएगा बांध बनाकर नहरों के माध्यम से पेयजल की व्यवस्था करना। ठीक है, एक उद्देश्य हो जाएगा कि बांध बनाकर बिजली का उत्पादन करना। ठीक है, एक उद्देश्य हो जाएगा बांध बनाकर मछली का उत्पादन करना, ठीक है, मछली पालन करना। तो अब आप देखिए कि एक बांध से कितने उद्देश्यों की प्राप्ति हो रही है। तो क्या हम इसे बहुउद्देशीय नहीं बोल सकते? क्या बहुउद्देशीय का मतलब क्या, बहुत सारे उद्देश्य। ठीक है, तो प्रश्न हमसे ये पूछा गया कि भैया भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कब लॉन्च की गई थी? ठीक है, वर्ष 1948, वर्ष 1951, वर्ष 1953 या वर्ष 1956। अब इसमें से सही उत्तर क्या है? तो ध्यानपूर्वक देखिएगा साथियों, 1956 इसका उत्तर नहीं है, ना ही 1953 है, ना ही 1951 है। जी हाँ मेरे साथियों, इसका उत्तर है 1948। साथियों बात है 7 जुलाई 1948 की। ठीक है,
7 जुलाई 1948 को भारत की पहली स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना थी। कौन सी थी? दामोदर घाटी परियोजना। याद रखिएगा, दामोदर नदी पर भारत की पहली दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना की गई थी। ठीक है, और ये एक बहुउद्देशीय परियोजना थी और इसके तहत दामोदर घाटी कॉरपोरेशन की भी स्थापना की गई थी 7 जुलाई 1948 को। 7 जुलाई 1948 को दामोदर घाटी कॉरपोरेशन की भी स्थापना की गई थी और यह कॉरपोरेशन आपके इस बहुउद्देशीय परियोजनाओं को संचालित करता है। ठीक है, तो भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का नाम क्या है? तो साथियों, दामोदर घाटी परियोजना। कौन सा वर्ष? तो 1948। कौन सा कॉरपोरेशन? तो दामोदर घाटी कॉरपोरेशन। ठीक है साथियों, तो प्रश्न क्रमांक 143 का सही उत्तर हो गया 1948। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगले प्रश्न से पहले आप लोग शायद क्लास को शेयर नहीं कर रहे हैं साथियों, और यही कारण है कि कल की क्लास में बहुत कम बच्चे ऑनलाइन आए थे, लाइक भी बहुत कम आ रहे हैं। तो रीज़न क्या है साथियों कि आप लोग हमारी क्लासेस को शेयर नहीं कर रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो, क्लास नहीं देख रहे हो। मेरे साथियों, लॉकडाउन चल रहा है और इस बीच में हम बड़ी मुश्किलात के साथ आप सब लोगों के लिए इतने अच्छे क्वेश्चंस आप सबके सामने लेके आ रहे हैं। हाँ, कभी कभी क्वेश्चन रिपीट्स हो जाते हैं, वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि क्वेश्चनों का संग्रह बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, 200 प्लस क्वेश्चन रहते हैं, तो उनको टाइप करने में, उनके निर्माण करने में कभी कभी क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। साथियों, हम इतने मुश्किलात के बाद भी आप सबके सामने वीडियोस बना रहे हैं, क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं, सिलेबस को कवर कर रहे हैं, और हमारा उद्देश्य है कि आप घर बैठकर तैयारी करें, और हम बदले में आप लोगों से सिर्फ ये चाहते हैं कि आप डेली समय पर क्लास में आओ। ठीक है, डेली समय पर ऑनलाइन आओ और आप हमारे साथ ऑनलाइन बैठकर पढ़ाई करो। ठीक है, वीडियो को पूरा देखो, पूरी क्लास लो, आधे में उठ के न जाएं। ठीक है, आप ऑनलाइन से ऑफलाइन ना हो। हम ये चाहते हैं साथ में आप क्लास को लाइक करो और साथ में क्लास को शेयर करो। हम ये चाहते हैं कि आप अधिकांश मात्रा में अपने साथियों को साथ लेके आएँ ताकि हमारा मनोबल बढ़े। बस हम ये चाहते हैं साथियों, तो आप लोगों को हमारा साथ देना चाहिए। और एक और चीज़, हम आपके सामने बहुत जल्द आधुनिक भारत की इतिहास की क्लास भी शुरू करने वाले हैं। ठीक है, और इसका सजेशन हम आप लोगों से पूछ रहे हैं। ठीक है, तो हम इतनी सारी चीज़ें आप सबके सामने लेके आ रहे हैं, और बदले में आप लोग जब वीडियो को लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, क्राउड यहाँ लेके नहीं आओगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं बढ़ेंगे, ऑनलाइन नहीं आएंगे, तो फिर कैसे मजा आएगा साथियों। ठीक है, हमारा मनोबल और कम हो जाएगा, और हमारा मनोबल कम हो गया तो फिर आपकी पढ़ाई का क्या होगा। इसलिए आप सभी लोग अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे मनोबल को और बढ़ाइए। आप वीडियो को लाइक करो यार, वीडियो को शेयर करो। क्या समस्या आ रही है? मेरे से रिलेटेड, मेरे पढ़ाने से रिलेटेड कोई समस्या है तो मैं कह रहा हूँ ना आप लोगों को, भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 राइट टू स्पीच। ठीक है, आप सभी लोग कमेंट में मेरी कमियों को बता सकते हो। ठीक है, मैं उन सारी कमियों को सुधार करने के लिए तत्पर हूँ साथियों। वादा करता हूँ क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मैं नहीं करूँगा। आप लोगों के लिए मैं और ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, तो आप भी तो मेरे साथ मेहनत करो यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप मेरे परिवार हो, आप मेरे परिवार के सदस्य हो, आप प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, कमेंट आप क्राउड लेके आओ, बच्चे ज़्यादा दिखने चाहिए, आपको भी अच्छा लगेगा, कंपटीशन बढ़ेगा यार। ठीक है ना, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। अगली बार आप मुझे शिकायत का मौका नहीं देंगे। ठीक साथियों, तो चले जी अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 44 पर। गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? ठीक है, तो जल्द से जल्द इसका उत्तर आप लोगों से मैं चाहता हूं कि इसका उत्तर क्या होगा। प्रश्न क्या पूछा गया कि गन्ने का उत्पादन जो है, उस गन्ने के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? ठीक है, तो अगर हम इसके बात करें तो साथियों याद रखिएगा कि गन्ना जो उत्पादन है, उस उत्पादन की दृष्टि से देखें तो भारत का स्थान दूसरा आता है। जी हाँ साथियों, दूसरे नंबर के स्थान पर आता है गन्ने उत्पादन में। तो फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ जाएगा कि पहले स्थान पर कौन है? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पहले स्थान पर आपके ब्राज़ील है। याद रखिएगा, विश्व में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन ब्राज़ील करता है। पहले नंबर पे हो गया आपका ब्राज़ील।
ठीक है। दूसरे स्थान पर अगर अपन बात करें तो भारत, तीसरे स्थान पर बात करें तो चाइना, चौथे स्थान पर बात करें तो आपका थाईलैंड, पांचवें स्थान पर बात करें तो पाकिस्तान, ठीक है, और छठे स्थान पर अगर अपन बात करें, ठीक है, तो मैक्सिको। तो ये 6 आपके सामने मैंने कुछ देश रखे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, गन्ना का उत्पादन करने में विश्व का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है, दूसरे स्थान पर इंडिया है, तीसरे स्थान पर चाइना है, चौथे पर थाईलैंड है, पांचवें पर पाकिस्तान है और छठे पर मैक्सिको है, ठीक है। तो गन्ने का उत्पादन भारत का स्थान दूसरा है। पहले का नाम आप याद रखिएगा, पहले का नाम क्या है? ब्राज़ील। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 145। प्रश्न क्रमांक 145, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? मेरे साथियों, स्थान को ढूंढने से पहले हम पहले ये जान लेते हैं कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड क्या है। मेरे साथियों, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भारत की एक बहुत बड़ी कंपनी है, भारत सरकार के अंतर्गत एक कंपनी आती है, सरकारी कंपनी है, ठीक है, जो आपके शिप मतलब जहाज जो होते हैं, जहाज को बनाने का कार्य करती है। और ये जो कंपनी होती है कुछ विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर, ठीक है, तथा भारत की कुछ और कंपनियों के साथ मिलकर इंडियन नेवी के बहुत सारे जहाज, जंगी जहाज़ों का भी निर्माण करती हैं। ये कुछ पनडुब्बियों का भी निर्माण करती, सबमरीन का निर्माण करती हैं या वॉरशिप का निर्माण करती हैं, ठीक है। यहाँ तक कि आपके जो युद्धपोत होते हैं उन युद्धपोतों का निर्माण करती हैं। तो ये एक बहुत अच्छी कंपनी है, सरकारी कंपनी, और भारतीय नेवी के लिए बहुत अच्छे हथियारों का निर्माण ये करती हैं, ठीक है। तो हमसे प्रश्न ये पूछा गया भैया कि ये जो कंपनी है, जो अति महत्वपूर्ण कंपनी है भारत की नेवी तथा भारत की सुरक्षा को लेकर, यह कंपनी का नाम है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। अब यह कंपनी किस स्थान पर स्थित है? देखो साथियों, जब ये कंपनी आपके जल से संबंधित है, क्योंकि जहाज बना रही है, तो स्वाभाविक सी बात है यह कहीं ना कहीं किसी न किसी बंदरगाह पर स्थित होगी। ये आपके कहीं ना कहीं लैंड लॉक पर तो होगी नहीं, यानी भूमि के अंदर घिरी तो नहीं होगी। यह सीधी सी बात है, ये किसी सागर के किनारे स्थित होगी, ठीक है। तो अब देखो हमारे सामने जो चारों जो शहर है, चारों शहर आपके बंदरगाह हैं। कोच्चि भी बंदरगाह है, मुंबई भी बंदरगाह है, विशाखापट्टनम भी बंदरगाह है और आपका चेन्नई भी बंदरगाह है, ठीक है। तो कुल मिलाकर प्रश्न ये है कि भैया कौन से बंदरगाह पर यह स्थित है? तो ऑप्शन है कोच्चि, मुंबई, विशाखापट्टनम, चेन्नई। तो मेरे साथियों, जब ऐसा प्रश्न परीक्षा में आता है तो बहुत सारे बच्चे मुंबई को लगाते कि सर ये मुंबई में होगी, ठीक है। तो मुंबई में ये नहीं है, ठीक है। तो मुंबई गलत हो गया। इसके बाद कोच्चि, कोच्चि भी गलत, चेन्नई, चेन्नई भी गलत। जी हाँ साथियों, विशाखापट्टनम जो है, ठीक है, विशाखापट्टनम में आपके यह हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी स्थित है, ठीक है, जो कि आपके आंध्र प्रदेश में आता है, विशाखापट्टनम बंदरगाह। इसकी स्थापना की अगर अपन बात करें तो 21 जून 1941 को इस कंपनी की स्थापना की गई थी, ठीक है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना 21 जून 1941 को की गई थी। किस स्थान पर है? तो विशाखापट्टनम में यह स्थित है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। चले मेरे साथियों, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 146। अब प्रश्न क्रमांक 146 की अगर हम बात करें तो प्रश्न क्रमांक 146 हमसे कह रहा है कि साहब भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की थी? यानी भारत ने अपनी पहली, ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति, यानी भारत में जो वन है उस वन के लिए एक नीति जारी की गई, जिसके अंतर्गत कुछ नियम और कानूनों का संग्रह था, ठीक है। वह जो नीति थी पहली बार कब जारी हुई? तो ऑप्शन है 1948, 1952 या 1962 या 1968। कब आपके यह जारी की गई थी भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति? तो साथियों, इसका जो उत्तर होगा, यह उत्तर है 1952। 1952 में सरकार ने पहली वन राष्ट्रीय नीति को जारी किया था, ठीक है। किंतु एक को चीज मैं आपको बता दूं, भारत सरकार शब्द यहां पर आया है, ठीक है, ध्यानपूर्वक आप सुनना। भारत सरकार शब्द, भारत सरकार का मतलब है कि भारत की सरकार, यानी आजादी के बाद, ठीक है। तो आजादी के बाद अगर पहली राष्ट्रीय वन नीति जारी करने का जो श्रेय है वह वर्ष है 1952 का। लेकिन अगर प्रश्न ये पूछ लिया जाए मेरे साथियों कि भारत की पहली
सरकार ने लगाओ। और प्रश्न हमसे पूछ लिया जाए कि भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की गई थी, यानी अंग्रेजों ने भारत में राष्ट्रीय वन नीति जारी की थी तो वह कब की थी। तो साथियों या मैं आपको बता दूं कि 1894 को ब्रिटिश काल के समय आपकी यह वन नीति जारी की गई थी। ठीक है, ब्रिटिश काल के समय 1894 को भारत की पहली वन नीति जारी की गई थी और स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति 1952 में जारी की थी, जिसको संशोधित किया था भविष्य में। ठीक है, जिसको बाद में संशोधित किया था 1952 को 1988 में 1988 में इसको संशोधित किया गया था। ठीक है मेरे साथियों, चले जी अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, भारत के सबसे बड़े अफीम उत्पादक राज्य कौन है। भारत में सबसे बड़े अफीम उत्पादक राज्य कौन है। ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। बी वाला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। सी वाला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। और डी वाला ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है कि भारत में अफीम के सबसे बड़े 3 राज्य, उत्पादन राज्य। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है साथियों। ये क्वेश्चन इसलिए सबसे अच्छा है क्योंकि अधिकांश लोग आपके मध्य प्रदेश में निवास करने वाले हैं और मध्य प्रदेश में भी ऐसे क्षेत्र में निवास करने वाले हैं जहाँ पर अफीम का उत्पादन होता है। ठीक है, तो उस दृष्टि से अगर अपन देखें तो बहुत सारे लोगों को पता होगा। तो साथियों आप लोगों को मैं बता दूं कि भारत में सबसे ज़्यादा अफीम का उत्पादन हम देखें तो सबसे पहले होता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश पहला स्थान रखता है अफीम के उत्पादन में, दूसरा स्थान रखता है राजस्थान और तीसरा स्थान रखता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो सीक्वेंस अगर हम देखें तो प्रथम मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान और तीसरा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 147 का सही उत्तर हो जाएगा सी वाला। ठीक साथियों, चले से अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 148। निम्नलिखित में से किस नदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है। यानी हमारे सामने ऑप्शन में 4 नदियां हैं और उन 4 नदियों में से वह कौन सी नदी है जिसे छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है। पहला ऑप्शन है शिवनाथ नदी, दूसरा है महानदी, तीसरा है रिहंद नदी और चौथा है सोन नदी। अब इनमें से वह कौन सी नदी है जो कहलाती हैं छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा। तो आपको मैं आप में से अधिकांश बच्चों को इसके बारे में पता ही है साथियों कि शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा नहीं है, रिहंद नदी भी नहीं है और सोन नदी भी नहीं है, जबकि महानदी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो याद रखना कि छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी को कहा जाता है। ठीक है मेरे मित्रों, चलो अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 149 पर। प्रश्न क्रमांक 149, पाराद्वीप बंदरगाह, कौन सा बंदरगाह साथियों, पाराद्वीप बंदरगाह निम्न में से किस नदी के डेल्टा पर स्थित है। ठीक है, पाराद्वीप जो बंदरगाह है यह बंदरगाह एक नदी के डेल्टा पर स्थित है, तो वह कौन सी नदी का डेल्टा है। ऑप्शन है रिहंद, महानदी, वैतरणी या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथियों मैं आप लोगों को ये बता दूं कि पाराद्वीप जो बंदरगाह है यह उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है, उड़ीसा में और बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, और यह जो डेल्टा है यह डेल्टा बनाती है यहाँ पर महानदी। कौन सी नदी, महानदी। तो आप एक डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आपका दक्षिण भारत और ये है आपका उड़ीसा। ठीक है, ये आपका उड़ीसा और ये है बंगाल की खाड़ी, ये पूरा इसका बंगाल की खाड़ी। अब महानदी ठीक है अपना डेल्टा बनाती है और यहीं पर आपका स्थित है पाराद्वीप बंदरगाह। ठीक है, तो याद रखना पाराद्वीप बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है, महानदी के किनारे और बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 149 का सही उत्तर हो जाएगा महानदी। अब चलेंगे हम प्रश्न क्रमांक
50 पर 150 क्वेश्चन, ठीक है। और आज की सेशन यानी आज की क्लास का यह 10वां क्वेश्चन है। प्रश्न है, पश्चिमी भारत में कच्छ की खाड़ी के अलावा, पश्चिमी भारत में कच्छ की खाड़ी के अलावा और कौन सा ज्वारी ऊर्जा के लिए उपयुक्त है। यानी हमसे प्रश्न ये पूछा जाए ज्वारी तरंगे क्या होती है, कल की क्लास में आप लोगों से मैं क्लियर कर चुका हूं, आपको मैं बता चुका हूं, ठीक है। तो ये हमसे प्रश्न कुछ इस प्रकार से है साथियों कि आपका पश्चिमी जो भारत है, ठीक है, इस पश्चिमी भारत में गुजरात में कच्छ की खाड़ी है, ठीक है। इस कच्छ की खाड़ी में ज्वारी तरंगे आती है। ज्वारी तरंगों से आपके काई का निर्माण किया जाता है, बिजली का निर्माण किया जाता है। तो प्रश्न हमसे ये पूछा गया है कि इसी भारत के पश्चिम में वो कौन सा हिस्सा है जहां पर आपके ज्वारी तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है खंबात की खाड़ी, लक्षद्वीप सागर, मन्नार की खाड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथियों, खंबात की खाड़ी में आपके ज्वारी तरंगों का निर्माण होता है और इसके बिजली का निर्माण भी होता है, किंतु कम मात्रा में। लेकिन मेरे साथियों, लक्षद्वीप जो सागर है, इस लक्षद्वीप सागर में ज़्यादा मात्रा में आपकी ऊर्जा का उपयोग होता है। तो इसी कारण से प्रश्न क्रमांक 125 का सही उत्तर बी वाला हो जाएगा, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन यानी लक्षद्वीप सागर। चले साथियों, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले जिन साथियों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है, साथियों आप क्लास को लाइक करो और शेयर कर दीजिए इस क्लास को। जिन साथियों ने अभी तक भी शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी लोगों को शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब करने का मैं अनुरोध करता हूं, क्योंकि बहुत सारे प्लान लॉन्च होने वाले हैं। इसलिए आप शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे तो आपको ये ज्ञात ही नहीं होगा कि हमारा वीडियो कब अपलोड हो गया, कब क्लास अपलोड हो चुकी है। तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप सभी लोगों को बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। अब बेल आइकन आपको मिलेगा सब्सक्राइब बटन के बगल में ही, जरा उसको दबा दीजिए तो आप तक नोटिफिकेशन आने लग जाएंगे, ठीक है साथियों। और एक और चीज, आज रात 8 बजे इकोनॉमी की क्लास को लेना मत भूलिएगा। 8 बजे हम इकोनॉमी के एमसीक्यूज की चर्चा करते हैं। बहुत अच्छी क्लास चल रही है, बहुत अच्छी मात्रा में बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप उस क्लास का आनंद लीजिए। आप जरा एक बार क्लास में बैठ के तो देखो, यानी क्लास में ऑनलाइन आकर तो देखो, कितना अच्छा लगेगा। आप जरूर आज शाम 8 बजे की क्लास ज्वाइन कीजिएगा। चले जी साथियों, अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 151 पर। प्रश्न क्रमांक 151, जरिया, रानीगंज, तलचर और कोरबा कोयला क्षेत्र किन राज्यों में स्थित हैं। यानी एक कोयला क्षेत्र है जरिया, दूसरा है रानीगंज, तीसरा है तलचर और कोरबा, ठीक है, चौथा। ये आपके जो कोयला क्षेत्र हैं ये किन किन राज्यों में स्थित है, हमसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है साथियों। तो अगर हम बात करें सबसे पहले झरिया की, ठीक है, तो झरिया स्थित है झारखंड में। कहाँ स्थित है साथियों? झारखंड में। जबकि हम बात करें रानीगंज की, तो रानीगंज स्थित है पश्चिम बंगाल में। और तलचर की अगर अपन बात करें तो साथियों तलचर है उड़ीसा में। और कोरबा जिला स्थित है साथियों, जिला है ये, और यह जिला है आपके छत्तीसगढ़ में, जहां पर आपके कोयले की खदानें हैं, ठीक है। तो जरिया हो गया झारखंड, रानीगंज हो गया पश्चिम बंगाल, तलचर हो गया उड़ीसा और कोरबा हो गया आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। अब इनमें से सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में तो कोई क्षेत्र है ही नहीं तमिलनाडु का, तो तमिलनाडु का तो ए वाला तो गलत हो जाएगा। बी वाला झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिल्कुल। झारखंड में जरिया, पश्चिम बंगाल में रानीगंज, उड़ीसा में तलचर और छत्तीसगढ़ में कोरबा, यानी बी वाला इसका सही उत्तर है, ठीक है साथियों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 152। प्रश्न क्रमांक 152 की बात करें तो पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर। तो सबसे पहले आप मुझे कमेंट में ये बताओ कि पोर्ट ब्लेयर है क्या, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर क्या है, ठीक है, ये क्यों प्रसिद्ध है, ये आप लोगों को मुझे बताना है। और क्या इस पोर्ट ब्लेयर में कोई विश्व प्रसिद्ध झील है क्या?
तो उस विश्व प्रसिद्ध जेल के बारे में भी आप लोगों को मुझे कमेंट में बताना है। यानी आप लोगों को दो चीज के आंसर देने हैं, पहला पोर्ट ब्लेयर क्या है और पोर्ट ब्लेयर में कौन सी विश्व प्रसिद्ध जेल स्थित है। ठीक है, अब हमसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है, उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मेरे साथियों याद रखिएगा, ये मध्य अंडमान पर स्थित नहीं है, उत्तरी अंडमान पर भी स्थित नहीं है, ये मध्य अंडमान पर स्थित है। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर जो आपका जो दक्षिणी अंडमान है, इस दक्षिणी अंडमान पर स्थित है, मध्य और उत्तरी अंडमान पर स्थित नहीं है। अब बढ़ेंगे साथियों अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 153, बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत सी बार परीक्षा में आता भी है और आप में से सभी बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात है। तो जरा आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर तुरंत दीजिए, किसी का इंतजार मत कीजिए, तुरंत प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। प्रश्न ये पूछ रहा है कि कपास की जो खेती है उसके लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। ऑप्शन है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या अलुवियल मृदा। इनमें से कौन सी मिट्टी आपके कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है कपास के लिए काली मिट्टी। ठीक है, यह सर्वोत्तम मानी जाती है जो आपके बड़ी मात्रा में भारत का जो दक्कन का पठार है, ठीक है, दक्कन के पठार में बड़ी मात्रा में पाई जाती है। मालवा के क्षेत्र में भी काली मिट्टी पाई जाती है और दक्कन के पठार में आपके कपास की खेती बड़े पैमाने पर होती है। फिर उसके पश्चात मालवा के पठार में चूंकि काली मिट्टी होने के कारण यहाँ पर भी बड़े मात्रा में कपास की खेती होती है। ठीक है, कपास की खेती के रूप से जो आपके राज्य जाने जाते हैं कपास की खेती के लिए, उसमें से आपका एक महाराष्ट्र है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है और आपका एक मध्य प्रदेश है जो कपास की खेती के लिए जाना जाता है। कपास की खेती के लिए साथियों काली मिट्टी इसलिए उपयुक्त मानी जाती है क्योंकि काली मिट्टी में नमी को सोखने की क्षमता दूसरी मिट्टियों के मुकाबले अधिक होती है, इसलिए यहाँ पर कपास की खेती का उत्पादन अच्छे से हो सकता है। ठीक है साथियों, तो प्रश्न क्रमांक 153 का सही उत्तर हो गया काली मिट्टी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 154, अरुणाचल प्रदेश और सौराष्ट्र के बीच का समय का अंतर कितना है? ठीक है, यानी अरुणाचल प्रदेश जो कि भारत का पूर्वी राज्य है, सबसे पूर्व में स्थित राज्य है, और सौराष्ट्र जो कि आपका आता है गुजरात में, जो कि आपके भारत का सबसे पश्चिमी छोर है। तो इन दोनों के बीच में समय का अंतर कितना होता है? तो 1 घंटे का समय का अंतर होता है दोनों छोर में, या 1.5 घंटे का अंतर होता है, या आपका 2 घंटे का अंतर होता है, या 2.5 घंटे का अंतर होता है। कितने घंटे का अंतर पाया जाता है? तो साथियों याद रखिएगा कि भारत के पूर्वी छोर यानी अरुणाचल प्रदेश और भारत के पश्चिमी छोर यानी गुजरात का सौराष्ट्र के बीच में समय का अंतर जो होता है, यह समय का अंतर होता है 2 घंटे का। कितने घंटे का साथियों? 2 घंटे का समय का अंतर यहां पाया जाता है। ठीक मेरे साथियों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 155। प्रश्न क्रमांक 155 की अगर हम बात करें तो प्रश्न क्रमांक 155 हमसे कह रहा है कि भैया निम्नलिखित में से वह कौन सा शहर है जो उष्ण जोन में नहीं आता है? यानी वह कौन सा शहर है साथियों जो उष्ण कटिबंधीय जोन में नहीं आता है? तो ऑप्शन है चेन्नई, मुंबई, जोधपुर या जयपुर। ठीक है, तो अब बात करेंगे कि भैया वो कौन सा शहर है जो आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में नहीं आता है। वैसे तो आप लोग बोलोगे कि जोधपुर भी नहीं आता क्योंकि जोधपुर का कुछ हिस्सा आपके भूमध्य रेखा के आपके इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, किंतु आपके जयपुर एक ऐसा क्षेत्र है जो आपके उष्णकटिबंधीय जोन के अंतर्गत नहीं आता है। तो प्रश्न क्रमांक 155 का सही उत्तर हो जाएगा जयपुर। ठीक है मेरे साथियों, तो 155 का सही उत्तर है डी वाला जयपुर। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 156 पर। बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से दक्कन का पठार की मुख्य फसल क्या है? अभी हाल ही में हमने बात भी की थी, अगर आप ध्यानपूर्वक क्लास को ले रहे हो तो आप इसका उत्तर आसानी से लगा सकते हैं।
हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि दक्कन का जो पठार है उसकी मुख्य फसल क्या है, गेहूं, मूंगफली, दाल या कपास। तो साथियों ज़्यादा चर्चा करने की बात ही नहीं, इसका उत्तर कपास है, ठीक है, क्योंकि हमने अभी बात की थी दक्कन के पठार पर बड़ी मात्रा में आपके काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है और भारत में सबसे ज़्यादा कपास की उत्पादन दक्कन के पठार में ही किया जाता है। तो दक्कन के पठार पर मुख्य फसल का उत्पादन कपास के रूप में किया जाता है, इसलिए प्रश्न क्रमांक 156 का सही उत्तर डी वाला होगा, यानी कपास होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मणिपुर राज्य, ठीक है, एक राज्य है मणिपुर जो उत्तर पूर्वी राज्यों में आता है भारत के। मणिपुर राज्य की सबसे बड़ा कुटीर उद्योग कौन सा है? मणिपुर राज्य का सबसे बड़ा कुटीर उद्योग कौन सा है? ऑप्शन है रेशम कीट पालन, दूसरा है हथकरघा उद्योग, तीसरा है चमड़ा उद्योग और चौथा है पटसन उद्योग। अब इनमें से वो कौन सा उद्योग है जो सबसे बड़ा कुटीर उद्योग माना जाता है मणिपुर का? तो याद रखिएगा, कीट पालन उद्योग नहीं है, चमड़ा उद्योग भी नहीं है और पटसन उद्योग भी नहीं है, जबकि इसका उचित उत्तर जो है वह है हथकरघा उद्योग। यानी प्रश्न क्रमांक 157 का सही जो उत्तर है वह सही उत्तर है बी वाला, यानी हथकरघा उद्योग। ठीक है मेरे साथियों, चलो जी अब चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 158। इंडोनेशिया में खेती का तरीका लद्दाख भारत के किस हिस्से में प्रचलित होता है? लद्दाख आप लोग समझ ही गए होंगे साथियों कि लद्दाख क्या है, ठीक है। लद्दाख का मतलब होता है स्थानांतरित कृषि और इसके बारे में हम चर्चा इस पूरी मेगा सीरीज की क्लासेस में कर चुके हैं, ठीक है। स्थानांतरित कृषि का मतलब क्या होता है? एक स्थान पर कृषि करने के बाद दूसरे स्थान पर कृषि की जाती है, उसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। तो भारत में किस हिस्से में स्थानांतरित कृषि प्रचलित है? तो ऑप्शन है उत्तर पूर्व भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत या केंद्रीय भारत। तो मेरे साथियों याद रखिएगा, भारत का जो उत्तर पूर्वी जो हिस्सा है, जो जंगली क्षेत्र है, वहाँ पर क्या किया जाता है कि लोगों के द्वारा भूमि को समतल करके आपके वहाँ पर कृषि की जाती है और कुछ समय के पश्चात वहाँ से खेत को छोड़कर दूसरे स्थान पर खेत बनाकर फिर वहाँ पर कृषि की जाती है, जिसे कहते हैं स्थानांतरण कृषि। और विश्व में स्थानांतरण कृषि के अलग अलग लोकल नाम होते हैं, ठीक है, जिसके बारे में जानकारी मैं आप लोगों को वीडियो में दे चुका हूँ। तो प्रश्न क्रमांक 158 का सही उत्तर होगा ए वाला, उत्तर पूर्व भारत। चले जी मेरे मित्रों, अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 159। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा फैक्ट है साथियों इस प्रश्न में कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है? बंटवारा यानी भारत पाकिस्तान का बंटवारा, ठीक है। तो उन दोनों बंटवारे की वजह से, भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की वजह से किस बंदरगाह का निर्माण हो गया? तो इस वजह से उसे कहते हैं बंटवारे का पुत्र। तो ऑप्शन है पारादीप, कलकत्ता, कांडला या हल्दिया। तो मेरे साथियों याद रखिएगा कि भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो दोनों के बीच की सीमा पर एक बंदरगाह स्थित है। तो स्वाभाविक सी बात है कि पारादीप तो होगा नहीं, कलकत्ता भी नहीं होगा और हल्दिया भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर है कांडला, जो कि आपके गुजरात में स्थित है, जिसका निर्माण 1950 में किया गया था। कब किया गया था? 1950 में। कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है, गुजरात के पश्चिम में स्थित है, ठीक है, और अरब सागर में स्थित है। और कांडला बंदरगाह को ही आपके बंटवारे का क्या कहा जाता है? पुत्र कहा जाता है। ठीक है मेरे साथियों, चले जी तो आज की क्लास के आखिरी प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 160, ध्यानपूर्वक आप देखिएगा कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है पंजाब, झारखंड, हरियाणा या हिमाचल प्रदेश, ठीक है। आप में से किसी को इसका उत्तर ज्ञात हो तो तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भैया बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है यह किस राज्य में स्थित है? पंजाब में है कि झारखंड में है कि हरियाणा में या हिमाचल प्रदेश में? तो अगर हम इस प्रश्न के उत्तर पर हम चलें तो साथियों हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है, ना ही ये हरियाणा में है, ना ही ये आपके पंजाब में है, जबकि यह स्थित है झारखंड में, ठीक है। झारखंड का एक जिला है जिसका नाम है लातेहार,
लातेहार जिला। इस लातेहार जिला में बेतला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो कि आपके प्रसिद्ध हैं पक्षियों के लिए। किसके लिए? पक्षियों के लिए, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग प्रजाति के पक्षी निवास करते हैं, इसलिए ये राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, झारखंड। ठीक है मेरे साथियों, तो इस प्रकार से आज आपने इस क्लास में 20 क्वेश्चनों को पढ़कर भारत के भूगोल की मेगा सीरीज के 160 क्वेश्चनों को पढ़ लिया है। ठीक है, तो अगर आप सभी लोगों को यह क्लास अच्छी लगी हो तो साथियों क्लास को लाइक करना और शेयर करना। और मेरे साथियों, इस पूरी मेगा सीरीज का पीडीएफ आप सभी लोगों को इस पूरी मेगा सीरीज की समाप्ति के बाद हमारे ब्लॉग और टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगा। और एक और चीज़ साथियों, रात को 8 बजे हम इकोनॉमी की क्लास को पढ़ते हैं, तो आप ज़रूर रात को 8 बजे ऑनलाइन आना, जिसमें हम इकोनॉमी की क्लास को पढ़ेंगे। ठीक है, आप वो क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना और उस क्लास को ज़्यादा शेयर करना। और दूसरी बात, इस क्लास को भी आप ज़्यादा शेयर करना। जिन साथियों ने शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सभी लोग शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो मेरे साथियों, अभी के लिए इतना ही। अब मुलाकात करते हैं हम शाम को 8 बजे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।